नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे जो समास हम का अध्ययन कर रहे थे उसमें हम समाहार द्वंद्व समास का अध्ययन कर रहे हैं। तो समाहार द्वंद्व समास में हम जो है कितने सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं कि विशिष्ट लिंगों नदी देश ग्रामों कि भिन्न लिंग वाले अगर नदियों का नाम है तो वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। देशों का अगर भिन्न लिंग में देशों का नाम आ जाता है तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। और आग्रामा यानी अगर नगर का नाम आ जाए तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। और इसके अंतर्गत जैसे हमने उदाहरण को पढ़ा, नदियों के देश में गंगा सोड़म में समाहार द्वंद्व है। लेकिन अगर एक लिंग में नदियों का नाम आ जाए जैसे गंगा यमुने, गंगा चा यमुना चा दोनों स्त्रीलिंग में है इसलिए इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा, तब वहाँ समाहार द्वंद्व नहीं होगा। देशों का भिन्न लिंग नाम आ जाए तो वहाँ समाहार द्वंद्व, जैसे कुरुक्षेत्रम को हमने बताया था, कुरुक्षेत्रम में समाहार द्वंद्व समास है, नपुंसक लिंग में है और एक वचन में है समस्त पद, और इसका विग्रह होगा कुरुवश्चा कुरुक्षेत्रम चा। लेकिन ग्रामों के नाम अगर आ जाए तो क्या वहाँ समाहार द्वंद्व होगा? तो अगर ग्राम के नाम आ जाते हैं तो वहाँ समाहार द्वंद्व समास नहीं होता है। जैसे इसके अंतर्गत एक उदाहरण आया था, जाम्बवम सालकिन्यो, जाम्बवम चा सालकिन्यो चा, ये जो है समाहार द्वंद्व यहाँ नहीं है, यहाँ इतरेतर द्वंद्व है। क्यों है? क्योंकि जाम्बव एक नगर का नाम है लेकिन सालकुनी एक ग्राम का नाम है। यहाँ ग्राम का नाम आ गया था इसलिए यहाँ समाहार द्वंद्व समास नहीं हुआ बल्कि इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। और कह रहे अगर नगर का नाम आ जाए तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व होगा। इसके अंतर्गत उदाहरण था मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा पाटलिपुत्रम नपुंसक लिंग में समस्त पद हमारा बना है और इसमें समाहार द्वंद्व समास है जिसका विग्रह है मथुरा चा पाटलिपुत्रम चा। अब इसके आगे का जो सूत्र है समाहार द्वंद्व और कहाँ कहाँ होता है, हम उन सूत्रों का आज देख लेते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसके आगे का जो हमारा सूत्र है समाहार द्वंद्व समास में, तो सूत्र है क्षुद्र जंतवः। क्षुद्र जंतवः ये जो सूत्र हमारा है, पहले तो आप बाबूराम सक्सेना पृष्ठ संख्या जो है 259 खोल लीजिए। 259 पृष्ठ संख्या पे ये है सूत्र हमारा। ये क्षुद्र जंतवः कह रहा है कि यदि क्षुद्र जीवों के नाम हो तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। इसको लिख देते हैं, क्षुद्र जीवों के नाम जहाँ आ जाए, क्षुद्र जीवों के नाम हो तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। क्षुद्र जीवों के नाम हो तो वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। और इसके अंतर्गत एक उदाहरण इन्होंने दिया है, क्या दिया है इसके अंतर्गत? यूकालिच्छम, यूकालिच्छम। यूकालिच्छम हमारा कैसा पद है? यह समस्त पद है। यूकालिच्छम कैसा पद है? यह समस्त पद है और यह नपुंसक लिंग में है और एक वचन में है, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास है। और सूत्र क्या है? क्षुद्र जंतवः, यानी क्षुद्र जीवों का जहाँ नाम आ जाए, क्षुद्र जीव बहुत तुच्छ जीव का नाम जहाँ आ जाता है वहाँ समाहार द्वंद्व होता है। अब यूका लिच्छम का अर्थ क्या है? यूका का मतलब होता है जुआ और लिच्छम का मतलब होता है लीख। जुआ और लीख ये बहुत क्षुद्र जीव के श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहाँ इनसे क्षुद्र जीव यूक और लिच्छ बहुत ही क्षुद्र जीवों की श्रेणी में आ गए, इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया? क्षुद्र जंतवः सूत्र से समाहार द्वंद्व समास हो गया। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा यूका चा लिच्छम चा, यूका चा लिच्छम चा, यानी जुआ और लेख। यूका का अर्थ होता है जुआ
जुआ और लिच्छम का अर्थ है लीख। ये क्षुद्र जीवों के नाम है, इसलिए यहाँ कौन सा समास हो गया, समाहार द्वंद्व समास हो गया साथियों। और किस सूत्र से हुआ, क्षुद्र जंतवा। अब अगला सूत्र हमारा है एसाम चा विरोधा शाश्वतिका। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि जो जन्म से बैरी जीव होते हैं, जन्म से जिन जीवों में दुश्मनी होती है वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। एसाम चा विरोधा शाश्वतिका कह रहा जन्म से बैरी जीवों में, जन्म से बैर रखने वाले जीवों में भी कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व। जन्म से बैर रखने वाले जीवों में समाहार द्वंद्व समास होता है। जन्म से बैर रखने वाले कौन से जीव आएंगे, किस कैटेगरी के जीव आएंगे, तो जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है सर्प नकुलम। जैसे इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण आया है, सर्प नकुलम, सर्प नकुलम। सर्प का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सर्प का मतलब हो गया सांप और नकुलम का अर्थ हो गया है नेवला। सांप और नेवला ये जो दो जीव हैं ये जन्म से ही बैरी होते हैं एक दूसरे के। कैसे होते हैं, ये जन्म से ही एक दूसरे से बैर रखने वाले होते हैं, एक दूसरे से दुश्मन जन्म से ही होते हैं। तो जन्म से जो जीवों में बैर रखने वाले जो जीव हैं उनमें जो है समाहार द्वंद्व समास होता है। तो सर्प नकुलम में समाहार द्वंद्व समास है। और यह ये जो हमारा समस्त पद है किस लिंग में है, नपुंसक लिंग में है और एक वचन में है। इसका विग्रह हम जब करेंगे तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा सर्पश्चा, सर्पश्चा नकुलश्चा। सर्प और नेवला, सर्पश्चा नकुलश्चा, सर्प और नेवला ये जन्म से दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास है। और इसी के अंतर्गत एक उदाहरण और है मूसक मारजारा। मूसक मारजारा, मारजारम शब्द लिखा है। मूसक मारजारम में भी, क्योंकि ये पद हमारा किस में बन गया, नपुंसक लिंग में बन गया और एक वचन में बना है। मूसक मारजारम का अर्थ क्या है, मूसक यानी चूहा, मारजारम यानी बिल्ली। तो चूहा और बिल्ली भी जन्म से एक दूसरे के बैरी हैं। बिल्ली अगर चूहे को पाए तो तुरंत पकड़ के खा जाती है, तो ये जन्म से एक दूसरे के बैरी हैं। सांप और नकुलम, सांप और नेवला भी जन्म से एक दूसरे के बैरी, एक दूसरे को देखे तो तुरंत लड़ जाते हैं। तो ये जन्म से बैर रखने वाले जीव हैं। तो जन्म से जो जीव बैर रखने वाले होते हैं उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। और जब समाहार द्वंद्व समास जहाँ भी होगा साथियों, वह पद हमेशा नपुंसक लिंग में बनेगा और एक वचन में बनेगा। इसीलिए मूसक मारजारम में हमारा ये समस्त पद है और नपुंसक लिंग में बना है, एक वचन में बना है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूसकश्चा मारजारश्चा। मूसकश्चा मारजारश्चा यानी चूहा और बिल्ली। चूहा और बिल्ली कैसे है, ये जन्म से बैर रखने वाले जीव हैं, इसलिए इनमें भी समाहार द्वंद्व समास हो गया। किस सूत्र से हो गया, बस हमको ये सूत्र लेकिन याद रखना पड़ेगा, एसाम चा विरोधा शाश्वतिका। ये जो बैर है, विरोध है, दुश्मनी है, शाश्वत यानी निरंतर, बैर जन्म से ही जो जीवों में जो बैर होता है, जो दुश्मनी होता है, वहाँ भी समाहार द्वंद्व समास होता है। इसके अंतर्गत जैसे दो उदाहरण सर्प नकुलम, मूसक मारजारम। और क्षुद्र जीवों के नाम जहाँ आ जाए वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। जिसके अंतर्गत एक उदाहरण इन्होंने रखा है युका लिच्छम, जुआ और लीख, ये सबसे क्षुद्र जीव हैं, इसलिए इसमें समाहार द्वंद्व समास हुआ है। अब हम अगला जो सूत्र है, अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। ये सूत्र हमारा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये जो सूत्र है ये विकल्प से समाहार कर रहा है। विकल्प से समाहार द्वंद्व समास करने वाला जो सूत्र है, अब हम उसको देख लेते हैं।
अब हमारा अगला सूत्र है साथियों, कहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। तो ये सूत्र हमारा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। इस सूत्र में कुछ नहीं है, बस आपको केवल ध्यान से पढ़ना है। ये हमारा जो सूत्र है कह रहा है विभाषा। विभाषा का अर्थ होता है विकल्प से। पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। विभाषा का अर्थ है विकल्प से। विकल्प से क्या? तो विकल्प से वृक्ष, मृग, तृण, धान, व्यंजन, पशु, शकुन, अश्व, वडव, पूर्व, अपरा, अधरोत्तराणाम, इतने शब्द हैं। कह रहा विकल्प से समास समाहार द्वंद्व होता है। कहाँ कहाँ होता है? वृक्ष शब्द जहाँ आ जाए वहाँ समाहार, वृक्ष के वाचक शब्द आ जाएंगे तो वहाँ समाहार द्वंद्व भी होगा। और विकल्प से का मतलब दो समास, समाहार द्वंद्व समास ही होगा लेकिन वहाँ समाहार द्वंद्व भी होगा और इसके साथ साथ इतरेतर द्वंद्व समास भी होगा। तो वृक्ष के वाचक शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व। मृग शब्द के वाचक जहाँ शब्द आएंगे वहाँ समाहार द्वंद्व इतरोत्तर द्वंद्व होगा। तृण यानी घास, तिनके, तृण का मतलब क्या होता है? तिनका। तिनके के वाचक शब्द जहाँ आएंगे वहाँ भी समाहार द्वंद्व होगा और इतरेतर द्वंद्व होगा। धान्य, धान्य का मतलब होता है धान। धान और जौ के वाचक शब्द जहाँ आएंगे वहाँ भी समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व होगा। व्यंजन, व्यंजन शब्द के वाचक जो व्यंजन यानी खाने पीने की चीजें जहाँ आ जाएंगी, ऐसे शब्द जहाँ आएंगे वहाँ भी समाहार द्वंद्व भी होगा और इतरेतर द्वंद्व भी होगा। पशु, पशु यानी पशुओं के नाम अगर आ जाए तो वहां भी समाहार द्वंद्व होगा और इतरेतर द्वंद्व, दोनों समास होंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा। शकुन का मतलब होता है पक्षी। शकुनी पक्षियों का नाम, पक्षियों के नाम के वाचक शब्द जहां आ जाएंगे वहां भी समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व दोनों होंगे। अश्व, वडवे, यश्व वडवक मतलब होता है अश्व माने घोड़ा और वडवा माने घोड़ी। इसके वाचक शब्द ये नाम जहाँ अश्व और वडवा आ जाएगा वहाँ भी समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व दोनों समास होंगे। पूर्व अपर, पूर्व अपर शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ भी समाहार द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व होगा। अधरोत्तराराम और अधरोत्तर शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ भी समाहार द्वंद्व होगा और इतरेतर द्वंद्व होगा। बस इस सूत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। हमें इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। जब हमें ये सूत्र याद हो जाएगा तो इसके अंतर्गत जो जो उदाहरण हैं हम उनको क्रम से याद कर लेंगे। बहुत ही आसानी होगी लेकिन तब आसान होगा जब ये सूत्र हमें याद हो जाएगा। तो हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा। विभाषा, वृक्ष, मृग, तृण, धान, व्यंजन, शकुनी, पशु, क्या है? पशु, शकुनी, अश्व, वडवे, पूर्व पर अधरोत्तराणाम। विभाषा, वृक्ष, मृग, तृण, धान्य, व्यंजन, पशु, शकुनी, अश्व, वडव, पूर्व पर अधरोत्तराणाम, इतने शब्द के वाचक शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ समाहार द्वंद्व समास और इतरेतर द्वंद्व समास दोनों होगा। क्योंकि इस सूत्र के पहले एक शब्द लिखा है विभाषा। विभाषा का मतलब होता है विकल्प से। विकल्प से यानी उसके दो रूप बनेंगे। तो आइए चले हम इसके इन उदाहरणों को, इन जो जितने शब्द दिए गए हैं सबका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृक्ष। पहला क्या है? वृक्ष। वृक्ष के वाचक शब्दों के अंतर्गत इन्होंने कौन सा रखा है उदाहरण? प्लाछान्य ग्रोथम। वृक्ष का जो उदाहरण है ये है प्लाछान्य ग्रोथम। ग्रोथम नहीं है, प्लाछान्य ग्रोधम शब्द दिया हुआ है। प्लाछान्य ग्रोधम शब्द। अब प्लाछान्य ग्रोधम शब्द में ये पहले हम शब्द देखेंगे कौन सा शब्द है, किसमें ये समस्त पद हमारा है। ये समस्त पद हमारा किस लिंग में बना है? ग्रोधम शब्द या माँ आया है, इसका मतलब ये प्लाछान्य ग्रोधम जो शब्द है ये नपुंसक लिंग में है। और नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है,
तो ये जब जो समास नपुंसक लिंग में और एक वचन में होता है साथियों, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। तो ये प्लाछान्य ग्रोथम में समाहार द्वंद्व समास हो गया, लेकिन ये कह रहा है विकल्प से, यानी इसके दो रूप बनेंगे। तो एक प्लाछान्य ग्रोधम और एक हो जाएगा प्लाछान्य ग्रोधाः। प्लाछान्य ग्रोधाः। तो प्लाछान्य ग्रोधम में कौन सा समास है? इतरे समाहार द्वंद्व समास है, और प्लाछान्य ग्रोधाः में इतरेतर द्वंद्व समास है। इसका जो विग्रह वाक्य होगा, यहां लिख देते हैं, प्लाछान्य ग्रोधम, प्लाछान्य ग्रोधाः। इसका जो विग्रह वाक्य होगा साथियों, ये क्या होगा? इसका विग्रह वाक्य होगा प्लाछान्यश्च ग्रोधश्च। प्लाछान्यश्च ग्रोधश्च। विग्रह तो एक ही होगा, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व में आप अब तक पढ़ते आए हैं, विग्रह एक जैसा ही होगा। लेकिन इसमें समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व है। कैसे जानेंगे? कि पहला पद एक जो बना है वो हमारा नपुंसक लिंग में जो पद है ये समाहार क्या है? द्वंद्व है। और दूसरा पद जो हमारा प्लाछान्य ग्रोधाः बना है ये इतरेतर द्वंद्व है। इसमें क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें इतरेतर है और इसमें समाहार द्वंद्व है। ये हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्लाछान्य ग्रोधम में समाहार द्वंद्व समास हो गया, प्लाछान्य ग्रोधाः में इतरेतर द्वंद्व समास हो गया, और दोनों का विग्रह वाक्य एक ही होगा, प्लाछान्यश्च ग्रोधश्च। ये तो वृक्ष का उदाहरण है। अब अगला जो दूसरा उदाहरण है वृक्ष मृग का। मृग के उदाहरण, मृग के अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है रूरपृष्ठम। रूरपृष्ठम, रूरपृष्ठम शब्द है, और क्या है? रूरपृष्ठाः। रूरपृष्ठम और रूरपृष्ठाः। रूरपृष्ठम में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व है, और रूरपृष्ठाः में ये इसमें समाहार है। इसमें समाहार द्वंद्व समास है और इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। और विग्रह वाक्य इनका वैसे ही होगा रूरश्च और पृष्ठश्च। रूरश्च पृष्ठश्च। रूरपृष्ठम, रूर और पृष्ठ शब्द आया है, तो ये किसका है? मृग के, मृग विशेष के लिए आया है, हिरण विशेष के लिए है, हिरण के वाचक शब्द है ये रूरपृष्ठम। और क्या है? रूरपृष्ठाः। ये इसमें कौन सा समास है? समाहार। रूरपृष्ठम में समाहार द्वंद्व है, रूरपृष्ठाः में इतरेतर द्वंद्व है, और इसका विग्रह वाक्य होगा रूरश्च पृष्ठश्च। अब अगला हमारा तीसरा है तृण। तृण का उदाहरण देख लेते हैं। तृण में हमारा उदाहरण दिया हुआ है कुसकासम कुसकासाः। कुसकासम, कुसकासम में नपुंसक लिंग में हमारा पद बन रहा है, इसलिए इसमें समाहार है। और कुसकासाः, कुसकासाः क्या है? कुसकासाः हमारा इतरेतर द्वंद्व समास है। कुसकासम में नपुंसक लिंग पद है, इसलिए इसमें समाहार है।
कुश कासाह में इतरेतर द्वंद है, और इसका जो उदाहरण हो जाएगा कुशश्चा काशश्चा। उदाहरण ये विग्रह वाक्य, कुशश्चा काशश्चा, कुशश्चा काशश्चा। कुश और काश एक प्रकार के तृण है, घास है, तिनके का नाम है। तो ये जो है कुश और काश जो है, इसमें समाहार द्वंद्व समास भी है और इतरेतर द्वंद्व समास भी है। कुश कासम अगर नपुंसक लिंग में आया तो समाहार हुआ, कुश कासाह शब्द अगर आया बहुवचन में तो कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ अलग अलग शब्द हैं। जहाँ जो दो पद अपनी अलग अपना व्यक्तित्व और अपनी प्रधानता अलग अलग रखते हैं, वहाँ इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। तो कुशश्चा काशश्चा, कुश और काश, कुश और काश दोनों अलग अलग घास हैं, एक विशेष प्रकार की घासें हैं, इसलिए कुश और काश में कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व दोनों हुआ, क्योंकि ये समास, ये सूत्र हमारा विकल्प से कर रहा है। फिर है अगला तृण का बाद चौथा नंबर पे जो हमारा है धान्य शब्द। धान्य, धान्य शब्द में कौन सा उदाहरण आया है? धान्य में है व्रीहि यवन। व्रीहि और यवन शब्द है। व्रीहि का मतलब क्या होता है? व्रीहि का मतलब होता है धान। व्रीहि शब्द का अर्थ है धान और यवन शब्द का अर्थ है जौ, धान और जौ। तो ये धान और जौ में कौन सा समास है? समाहार द्वंद है, और जो दूसरा इतरेतर द्वंद बनेगा तो क्या हो जाएगा? व्रीह्यवाह, व्रीह्यवाह बहुवचन में बनेगा। धान और जौ बहुत की संख्या में है ना, इसीलिए यहाँ शब्द इतरेतर में जो है बहुवचन में बन रहे हैं सारे शब्द। तो व्रीह्यवाह, व्रीह्यवाह में इतरेतर द्वंद है, और व्रीह्यवन में कौन सा समास है? समाहार द्वंद है। और इसका भी विग्रह वाक्य वैसे ही होगा जैसे सारे शब्दों का हो रहा है। व्रीहिश्चा, व्रीहिश्चा, और क्या हो जाएगा? यवनश्चा, व्रीहिश्चा यवनश्चा, व्रीह्यवन यवन और व्रीह्यवाह। पांचवा जो हमारा है व्यंजन। अब व्यंजन में कौन से आएंगे? व्यंजन, व्यंजन का मतलब आप लोग तो जान ही रहे हैं। व्यंजन यानी खाने पीने की चीज़ों को व्यंजन कहा जाता है, भोज्य पदार्थ। तो इसके अंतर्गत जो उदाहरण है दधि घृतम, दधि घृतम, दधि और घी। दधि घृतम में कौन सा समाहार है? नपुंसक लिंग में पद हमारा बन रहा है तो समाहार द्वंद्व समास हो गया। और दधि घृतेह में कौन सा समास हो गया? दधि घृतेह। दधि घृतेह में कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व हो गया। दधि और घी, इसका विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? दधिश्चा घृतश्चा, दधिश्चा घृतश्चा। दही और घी, दही और घी, दही और घी हमारे कैसे हैं? व्यंजन है ना, खाने पीने की चीज़ों में आते हैं, ये भोज्य पदार्थ हैं। और व्यंजन जो शब्द है, यहाँ व्यंजन के वाचक शब्द दधि और घी आए हैं, तो दधि घृतस् में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व दोनों समास बनेंगे। दधि घृतम में समाहार द्वंद्व, दधि घृतेह में इतरेतर द्वंद्व समास। अब आगे है, अभी और उदाहरण बाकी है जो हमारा आगे है पशु शब्द। पशु शब्द का हम अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से हम आप लोग जो हम समास पढ़ाते हैं तो उसको जैसे पढ़ाएं उसको नोट करते चलिए, चूँकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लिखने में हमको दिक्कत होती है तो हम साफ कर देते हैं। तो ये इतना उदाहरण आपको पता चल गया कि विभाषा का मतलब होता है विकल्प से। कहाँ कहाँ समास होगा विकल्प से? समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व होगा। कहाँ? ये सूत्र हमारा है वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्व वडभ पूर्व पर अधुरोत्तराणाम। इतने शब्द वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्ववडभ पूर्व पर अधरोत्तर, यानी 10 शब्द हैं। ये 10 शब्दों के वाचक जितने उदाहरण आएंगे, एक एक उदाहरण सब में है,
सब में समाहार द्वंद और इतरेतर द्वंद हो रहा है। जैसे हमने दिया वृक्ष के अंतर्गत ये उदाहरण आया प्लाछान्य ग्रोथम प्लाछान्य ग्रोथाः। प्लाछान्य और ग्रोथ शब्द दो शब्द है, तो प्लाछान्यश्चा ग्रोथश्चा में वृक्ष के वाचक है ये, इसमें समाहार द्वंद हुआ और इतरेतर द्वंद दोनों हुआ। विग्रह एक जैसा होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर है मृग में रूर पृष्ठम, रूर और पृष्ठ दो शब्द है, तो रूर और पृष्ठ ये मृग के वाचक शब्द हैं, तो इनमें रूर पृष्ठ जो है रूरश्चा पृष्ठश्चा इसका विग्रह वाक्य हुआ। और जब समस्त पद बना तो एक जगह रूर पृष्ठम बना, उसमें समाहार द्वंद हो गया, और रूर पृष्ठाः बना तो उसमें इतरेतर द्वंद हो गया। फिर है तृण के वाचक शब्द कुशकासम कुशकासाः शब्द है, कुशश्चा काशश्चा दो शब्द है, कुश और काश ये तृण यानी एक तिनके के वाचक है, घास है विशेष प्रकार के, इसलिए कुशश्चा काशश्चा में जब समाहार द्वंद्व समास होगा तो हमारा शब्द बनेगा कुशकासम, और जब इतरेतर द्वंद्व होगा तो हमारा शब्द बना कुशकासाः। फिर है धान्य के वाचक ब्रीह्यवन ब्रीह्यवाः। ब्रीह मतलब धान्य होता है, धान जानते होंगे जिससे चावल बनता है, और यवन का मतलब होता है जौ, जौ भी एक प्रकार का अन्न है। तो ब्रीह और यवन ये दो अन्न के नाम है, एक धान है और एक जौ है। तो ब्रीह यवन शब्द जो ब्रीहश्चा यवनश्चा हमारा विग्रह वाक्य बना, और ब्रीह यवन जो शब्द बना वो समाहार द्वंद्व समास में बना, और ब्रीह यवाह शब्द जो बना वह इतरेतर द्वंद्व समास का समस्त पद बना। फिर अब अगला हमारा व्यंजन का उदाहरण, व्यंजन में आया हमारा दधिघृतम दधिघृतेः। दही और घी, दही और घी भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आए, खाने के पदार्थ हैं, तो दधिश्चा घृतश्चा विग्रह वाक्य हुआ। दधिश्चा घृतश्चा जब हमारा विग्रह हुआ तो दधिघृतम शब्द बना जिसमें समाहार हो गया, और दधिघृतेः बना जो इतरेतर द्वंद्व का हो गया। तो जो विग्रह में हम देखेंगे दधिश्चा घृतश्चा एक जैसा विग्रह, और हमारा समस्त पद अगर दधिघृतेः आया तो हम वहाँ लगाएंगे इतरेतर द्वंद्व समास है, और समस्त पद अगर दधिघृतम लिख के आया तो हमारा आंसर होगा समाहार द्वंद्व समास। इतनी चीजें आपके समझ में हम आशा करते हैं आपको आ गया होगा, और नहीं आया साथियों तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से बताएंगे। अब हम चलते हैं पशु शकुनि अस्वर्बे पूर्वपर और रोत्राणाम जो शब्द है इनका उदाहरण, तो इनको अब हम देख लेते हैं। तो हम इसको साफ कर दें, फिर हम आगे लिखते हैं आगे उदाहरण। अगला जो हमारा है क्या है, पशु। पशु के वाचक शब्द में जो हमारा उदाहरण दिया है गो महिषम गो महिषाः शब्द आया है। गो महिषम गो महिषम गो महिषम गो गो महिषम गो महिषाः गो महिषम गो महिषाः। अब गो महिषम, गो का मतलब क्या होता है, गाय होता है, और महिष का मतलब भैंस होता है। क्या होता है, गो मतलब गाय, महिष का मतलब भैंस। गाय और भैंस ये पशु के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, गाय और भैंस सब लोग जानते होंगे। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह हमारा हो जाएगा गोश्चा और महिषश्चा, गोश्चा और महिषश्चा, यानी गाय, ये तो गाय है, और महिष यानी भैंस, गाय और भैंस। तो गोश्चा महिषश्चा गो महिषम शब्द अगर हमारा है तो वह समाहार द्वंद्व समास हो जाएगा, और गो महिषाः शब्द है तो वह इतरेतर द्वंद्व का समस्त पद हो जाएगा। अब अगला हमारा क्या है, शकुनी। शकुनी का मतलब होता है पक्षी। पक्षियों के नाम अगर आ जाए तो वहां भी समाहार और इतरेतर दोनों होगा।
तो इसके अंतर्गत उदाहरण इन्होंने दिया है, क्या है, सुकवकम सुकवकाह। सुकवकम समस्त पद है और अगला है सुकवकाह। सुकवकम सुकवकाह, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुकवकम का मतलब समझ रहे हो, सुक का मतलब होता है तोता, सुग्गा जिसको कहते हैं, और बकम यानी बगुला। तोता और बगुला दो शब्द हैं। सुकवकम ये हमारा समस्त पद है समाहार द्वंद्व का, इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। और ये जो सुकवकाह लिखे हैं ये भी इतरेतर द्वंद्व का है। समाहार द्वंद्व और इतरेतर द्वंद्व हम पढ़ा चुके हैं, आपको इसको समझना होगा। सुकवकम ये हमारा समस्त पद समाहार का है और सुकवकाह ये हमारा समस्त पद इतरेतर द्वंद्व का है। तो सुक और वक यानी तोता और बगुला, तो हम इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुकश्चा वकश्चा। सुकश्चा वकश्चा, तोता और बगुला यानी सुग्गा और बगुला। सुकवकम में समाहार द्वंद्व है, सुकवकाह में इतरेतर द्वंद्व है। अब अगला जो हमारा उदाहरण है अश्ववडबे। अश्ववडबे, अश्ववडबे का क्या होगा, अश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और वडव का मतलब घोड़ी, घोड़ा और घोड़ी। तो इसका जब हम समाहार द्वंद्व में समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अश्ववडवम। अश्ववडवम शब्द बनेगा। अश्ववडवम क्या है, घोड़ा और घोड़ी। ये हमारा समस्त पद है समाहार द्वंद्व समास का। अब हम इसी को इतरेतर द्वंद्व में करेंगे तो इतरेतर द्वंद्व में हो जाएगा अश्ववडवे। क्या हो जाएगा, अश्ववडवे। ये हमारा इतरेतर द्वंद्व का है और हमारा इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा अश्वश्चा और वडवाचा। वडवा शब्द स्त्रीलिंग में होगा, क्यों होगा, क्योंकि घोड़ी स्त्रीलिंग में है ना, घोड़ी स्त्रीलिंग में है, घोड़ा पुल्लिंग में है, तो हमारा विग्रह अश्वश्चा पुल्लिंग में होगा और वडवा यानी घोड़ी स्त्रीलिंग में होगी, घोड़ा और घोड़ी। तो जब हमारा घोड़ा और घोड़ी पशु के अश्ववडवा शब्द में समाहार द्वंद्व होगा तो अश्ववडवम बनेगा। और जब इतरेतर द्वंद्व में बनाएंगे हम समस्त पद तो हमारा बनेगा अश्ववडवे। क्या बनेगा, अश्ववडवे। अब अगला जो शब्द हमारा है पूर्वापर। अगला शब्द क्या है, पूर्वापरे। पूर्वापरे में कौन सा समास होगा, समाहार द्वंद्व भी होगा और इतरेतर द्वंद्व भी होगा। तो हमारा इसका समस्त पद बन जाएगा पूर्वापरम। पूर्वापरम शब्द बनेगा, क्या बनेगा, पूर्वापरम और पूर्वापरे शब्द। इतरेतर में बनेगा पूर्वापरे और समाहार में बनेगा पूर्वापरम। पूर्वापरे और पूर्वापरम ये कैसे शब्द हैं, एक तो समाहार द्वंद्व समास का है उदाहरण समस्त पद और एक हमारा इतरेतर का है। तो पूर्वापरे में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, लेकिन ये इतरेतर द्वंद्व का समस्त पद है। पूर्वापरम में भी समाहार द्वंद्व समास है क्योंकि यह पुल्लिंग नपुंसक लिंग और एक वचन में बना हुआ है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे साथियों तो इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा पूर्वाचा। क्या हो जाएगा, पूर्वाचा अपरश्चा। पूर्वाचा अपरश्चा। पूर्वाचा अपरश्चा। पूर्व माने क्या होता है, पहला, और अपर माने बाद का, पहले का और बाद का। तो पूर्व अपर शब्द बना, पूर्व अपर।
पूर्वापरम शब्द जब पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापरम बना समस्त पद, तो इसमें समाहार द्वंद्व हो गया। और पूर्वापरे जब हमारा समस्त पद बना तो इसमें इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। इतना आ गया समझ में। अब एक शब्द और बचा है हमारा अधरोत्तर। अधोत्तर शब्द है। अधोत्तर शब्द का कौन सा उदाहरण होगा? अधोत्तर शब्द को जब हम समाहार में बनाएंगे तो अधरोत्तरम हो जाएगा। अधोत्तरम शब्द बनेगा हमारा। समाहार द्वंद्व समास है क्योंकि यह नपुंसक लिंग में है और एक वचन में है। और जब हम द्वंद्व इतरेतर द्वंद्व में इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा अधोत्तरे। क्या हो जाएगा? अधोत्तरे। अधोत्तरे में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह वाक्य हो जाएगा अधश्चा उत्तरश्चा। अधश्चा उत्तरश्चा। अधरोत्तर। अधरोत्तर में के अंतर्गत हमारा समस्त पद बना। अधरोत्तरम में समाहार द्वंद्व है और अधरोत्तरे में इतरेतर द्वंद्व है। ये हमारा उदाहरण समाहार द्वंद्व समास का है। समाहार द्वंद्व का। और ये जो है इतरेतर द्वंद्व। ये जो शब्द हमारे हैं ये सारे शब्द हमारे इतरेतर द्वंद्व समास के हैं। और इधर जो है ये सारे शब्द हमारे जो पुल्लिंग नपुंसक लिंग और एक वचन में बने हुए हैं इन सब में समाहार द्वंद्व समास है। और विग्रह इनका एक जैसा होगा। जैसे गो महिषम पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक वचन में है तो समाहार द्वंद्व समास है। गो महिषा ये जो हमारा इतरेतर द्वंद्व समास का है बहुवचन में बना है गाय और भैंस से, तो इसका विग्रह वाक्य होगा गोश्चा महिषश्चा। फिर हमारा शकुन के अंतर्गत उदाहरण आया है सुकबकम सुकबकाह। शकुन यानी पक्षियों के नाम जहाँ आ जाए वहाँ भी समाहार होगा और इतरेतर भी होगा। तो सुकबकम में समाहार द्वंद्व समास है और सुकबकाह में इतरेतर द्वंद्व समास है। तोता और बगुले, तो सुकबकाह बहुवचन में बना इतरेतर और नपुंसक लिंग एक वचन में बना तो क्या हो गया हमारा ये समाहार द्वंद्व हो गया। और इसका विग्रह होगा सुकश्चा वकश्चा। फिर है अश्व अडबे में अश्व और घोड़े। घोड़ा और घोड़ी का अगर नाम आ जाए तो वहाँ समाहार भी होता है और इतरेतर भी होता है। तो समाहार पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक वचन में बना अश्व वडवम। अश्व माने घोड़ा, वडवम माने घोड़ी। समस्त पद हमारा नपुंसक लिंग में बन गया। और अश्व वडवे शब्द हमारा इतरेतर द्वंद्व समास का है, दो वचन में है घोड़ा और घोड़ी। तो घोस्वश्चा वडवाचा, घोड़ा और घोड़ी। तो यहाँ अश्वडवे में द्वंद्व समास हो गया। अश्वडवम में नपुंसक लिंग में शब्द बना तो समाहार हो गया। फिर पूर्वापरम में पूर्वापरम समाहार द्वंद्व समास है क्योंकि नपुंसक लिंग में है। और पूर्वपरे इतरेतर द्वंद्व में एक दो वचन में है, इसका इतरेतर द्वंद्व समास हुआ और विग्रह वाक्य हो गया पूर्वश्चा अपरश्चा। फिर है अधरोत्तर का अंतर्गत अधरोत्तरम अधरोत्तरे। अधरोत्तरम हमारा समाहार द्वंद्व का हो गया क्योंकि इसमें नपुंसक लिंग है और एक वचन है। अधरोत्तरे में इतरेतर द्वंद्व हो गया क्योंकि यह हमारा समस्त पद दो वचन में बना हुआ है अधश्चा उत्तरश्चा। इसका विग्रह वाक्य हो गया। तो इस तरह से हमने आज अध्ययन किया क्षुद्र जीवों के जहाँ नाम आ जाएंगे वहाँ समाहार द्वंद्व होगा। जैसे यूका लिच्छम, यूकश्चा लिच्छश्चा। जन्म से बैर रखने वाले जीवों का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ भी समाहार द्वंद्व होता है। जैसे इसके अंतर्गत हमने पढ़ा सर्प नकुलम मूसक मार्जारम। सर्प और नकुल यानी सांप और नेवला जन्म से बैरी है। मूसक मार्जारा चूहा और बिल्ली भी जन्म से बैरी हैं, इसलिए इनमें भी सर्प नकुलम में समाहार द्वंद्व, मूसक मार्जारम में समाहार द्वंद्व समास। फिर अगला जो सूत्र हमारा थोड़ा सा बड़ा है साथियों लेकिन बिल्कुल आसान है। ये विकल्प से समाहार द्वंद्व समास करता है, यानी विकल्प से समाहार भी होगा और इतरेतर द्वंद्व भी होगा। और इसका सूत्र हमारा है विभाषा
वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पस शकुनि अश्व वडवे पूर्व पर अधरोत्तराणाम। यानी वृक्ष शब्द के वाचक जहाँ आए वहाँ समाहार द्वंद होगा, इतरेतर द्वंद होगा। मृग शब्द के वाचक शब्द जहाँ आ जाएंगे वहाँ समाहार भी होगा और इतरेतर भी होगा। तृण के वाचक शब्द जहाँ आ जाए वहाँ समाहार होगा और इतरेतर होगा। धान्य के वाचक शब्द अगर आ जाते हैं वहाँ भी समाहार द्वंद होगा और इतरेतर द्वंद दोनों होगा। और है व्यंजन वाचक शब्द यहाँ जहाँ आ जाए वहाँ भी समाहार द्वंद होगा, इतरेतर द्वंद होगा। और है पशु के नाम अगर आ जाए वहाँ भी समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद। फिर है शकुन यानी पक्षियों के नाम आ जाए वहाँ भी समाहार द्वंद होगा, इतरेतर द्वंद होगा। अश्व और वडवा शब्द आ जाए तो वहाँ भी समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद होगा। पूर्व अपर शब्द आ जाए तो वहाँ समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद। अधरोत्तर शब्द आ जाए तो वहाँ भी समाहार द्वंद, इतरेतर द्वंद। और उसका उदाहरण हमने क्रम से बता दिया है। तो इसको आप अपने नोट्स में क्रम से सारे उदाहरणों को लिखिए। कौन सा उदाहरण वृक्ष का है, कौन सा उदाहरण मृग के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा उदाहरण तृण का है, कौन सा उदाहरण स्वडवे का है, कौन सा पूर्व अपर का है, कौन सा उदाहरण अधरोत्तर का है, कौन सा उदाहरण व्यंजन का है, कौन सा शकुनि का है। ये समस्त उदाहरणों को हम उसी के अंतर्गत याद करेंगे और बहुत ही आसान है साथियों। आपको 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बस बड़ा सूत्र है, देखने से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें सूत्र अगर याद हो गया उसके अंतर्गत के सारे उदाहरण याद हो जाएंगे अपने आप। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, देखना होगा। तो आज जो है ये हमारा समाहार द्वंद्व समास समाप्त हुआ साथियों। फिर हम आपके अगली क्लास में जब भी मिलेंगे तो एक शेष द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास साथियों में ही समाप्त कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमः नमः साथियों।